नमस्ते, राधे राधे। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AVH कोचिंग क्लासेज में। तो मित्रों, उम्मीद है कि आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और होली बहुत अच्छे से मना भी रहे होंगे। लेकिन इसी बीच में पढ़ाई भी जारी रखना जरूरी है, चाहे 10 मिनट सही, 5 मिनट सही, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो वो सर इससे पहले हिंदी वाले सर बता ही रहे थे कि नदी की ऐसी धारा यदि बहती रहेगी तो स्वच्छ रहोगे, निर्मल रहोगे, और यदि आप रुक गए तो दूध में जैसी मलाई जम जाती है वैसे ही जम जाओगे, जैसे तालाब पे काई जम जाती है वैसे ही जम जाएगी बुद्धि। इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रहो, चाहे एक 10 मिनट पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। लेकिन आप लोग हमारे क्लास से तो परिचित होंगे ही कि हमारा कंटेंट ऐसा है कि यदि आप देखेंगे तो एंड करके ही छोड़ेंगे, बीच में आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको पूरी वीडियो जब तक यदि संस्कृत प्रेमी है तो नहीं, बाकी का तो जिसको समझ में नहीं आएगा, इसने सुना ही नहीं, तो वो तो क्या कहेगा, पता नहीं क्या है। लेकिन जो संस्कृत प्रेमी है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम पढ़ाने वाले हैं अनुनासिक संज्ञा। इससे पहले हम दो संज्ञाओं की चर्चा कर चुके हैं, दो तीन जो भी हैं। आज हम अनुनासिक संज्ञा की चर्चा करेंगे जो बहुत बार पूछी जाती है, और इसका सूत्र पूछ लेते हैं कभी कभी। क्या है कि सूत्र पूछ लेते हैं, क्या रहता है, यानी अनुनासिक से आपको ये साफ साफ प्रतीत तो हो रहा ही होगा कि अनुनासिक यानी नासिक से बोला जाता हुआ नासिक के वर्ड होंगे। तो बिल्कुल सत्य बात है कि नासिक के वर्ड होंगे। तो लेकिन इसका सूत्र क्या है सर, ये बताइए। सूत्र पूछा गया है, मैं इसलिए ज्यादा सूत्र पे फोकस करता हूँ। सूत्र पूछा गया है, फिर कह रहा हूँ, इसलिए सूत्र ध्यान में रखना। क्या रहता है, बड़ा लगे तो डरना नहीं है, मैं छोटा करके भी बताऊंगा, लेकिन एक बार लिख लेना, पढ़ लेना, समझ में आएगा। लेकिन मुख नासिका वचनो, अभी नहीं, अभी तो और भी है। मुख नासिका वचनो, मुख नासिका वचनो अनुनासिक, मुख नासिका वचनो अनुनासिक। बहुत छोटा सूत्र है, बिल्कुल छोटा सूत्र है, बस आप देखते रहिए, चुटकियों में याद होगा कैसे होगा। देखो, वैसे छोटा ही है क्योंकि पूरे बोर्ड पे नहीं आया, थोड़े में ही बन गया। कहते हैं मुख नासिका वचनो अनुनासिका, यानी वे वर्ड जो मुख के साथ साथ नासिका से भी वचन यानी बोले जाते हों, उनकी क्या संज्ञा होती है, अनुनासिक संज्ञा होती है। ठीक है, मुख नासिका वचनो अनुनासिक। ठीक है, लेकिन इस सूत्र का क्रम पूछ ले, वैसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि क्रम क्या रहता है। ये अष्टाध्यायी के एक सूत्र चलता है, यानी अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 8वां सूत्र। ठीक है, अच्छा फिर एक बार बोल लीजिए, मुख नासिका वचनो अनुनासिक। आपने देखा होगा ये चिन्ह आ रहा है आपका, ये किसका चिन्ह है, संधियां पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको, पूर्व रूप संधि में ये चिन्ह आता है। ठीक है, अब इसको मैं अलग अलग कर लूं, बड़ा लग रहा है इसलिए अलग कर लेते। कैसे करेंगे, मुख नासिका यानी मुख नासिका, वचनो यानी वचन, अनुनासिका क्या, अनुनासिक। क्लियर है, हो गया छोटा। यानी मुख नासिका वचन यानी बोला जाए, यानी मुख और नासिका यानी मुख नासिका से बोला जाए, उसे क्या कहते हैं, उसकी क्या संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा होती है। इसे चाहो तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। कैसे, जो वर्ड मुख और नासिका दोनों से उच्चारित होते हो, यानी जो वर्ड हम जिन्हें बोलने का प्रयास करें तो उनको बोलते टाइम यानी बोलते समय मुख और नासिका दोनों से उच्चारण होता हो, उसकी क्या संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा। ठीक है, अब इसी को अपनी भाषा में लिख लें। वे वर्ड जिन्हें उच्चारित करते समय, वे वर्ड जिन्हें उच्चारित करते समय मुख एवं नासिका, नासिका का अर्थ समझ रहे होंगे ना, नाक, मुख एवं नासिका दोनों, क्या लिखा, वे वर्ड जिन्हें उच्चारित करते समय मुख एवं नासिका दोनों का उपयोग होता हो, ऐसे समझ लो, अपनी भाषा में लिख लो। और चाहो तो जितनी आपको सरल भाषा में आप लिख सकते हैं, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं।
ठीक है। वे वर्ड जिन्हें उच्चारित करते समय मुख एवं नासिका दोनों का उपयोग होता हो नासिक्य वर्ड कहलाते हैं। नासिक्य या अनुनासिक वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे वर्ड जिन्हें उच्चारित यानी उच्चारण करते समय हम मुख एवं नासिका दोनों का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते क्या, वो अपने आप हो ही जाते हैं। बोल के देखिए, अभी बुलवाते हैं तो उनकी क्या संज्ञा हो जाती है, अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ड जो होता है, जैसे क ख ग घ ङ, जो अंगा वर्ड आया तो इसे आप बोलेंगे जैसे एक प्रत्याहार रहता है यंग प्रत्याहार। कौन सा? यम प्रत्याहार। संस्कृत प्रेमियों को पता होगा कौन सा है। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? य म न ण न, या म ग ण न त थ न। ठीक है, यानी जो 5 वर्ड जो हैं ये, इन सब का उच्चारित कहाँ से होते हैं? मुख नासिका से होते हैं, क्योंकि पंचमाक्षर है। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे मैं लिखता हूं, जैसे व्यंजन कभी कभी हम लिखते हैं तो व्यंजन ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, व्यंजन ऐसे लिख देते हैं, लेकिन व्यंजन ऐसे भी होगा, ये गलत नहीं है। लेकिन क्या है कि जो पंचमा यानी अनुनासिक वर्ड होते हैं, जो कभी कभी ऊपर अनुस्वार यानी अनुनासिक में पहुंच जाते हैं, कभी कभी जो है बीच में आ जाते हैं। यदि हम ये लगाएंगे अनुनासिक वर्ड तो ये बिंदी नहीं आएगी, बिंदी आएगी तो अनुनासिक नहीं आएगा, और ये हमेशा बीच में ही प्रयोग होते हैं। अगर ये बिंदी आपके अंतिम में पहुंच जाए तो अनुस्वार हो जाता है, ये भी एक फैक्ट है। यदि आपने इसी को अनुस्वार कह दिया तो ये गलत हो जाएगा। अनुस्वार वे होते हैं जो वर्ड के अंतिम में आते हैं, और अनुनासिक वे होते हैं जो वर्ड के बीच में प्रयोग होते हैं। क्लियर है? तो यमगणनम जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे दिनांक लिखते हैं, आपने कभी कभी शुद्ध हिंदी में लिखी देखी होगी दी और नांक। ठीक है, ये देखिए, यानी ये क्या है कि ये पंचम अक्षर है, यानी अनुनासिक वर्ड है दिनांक। लेकिन यहीं पर अभी आपने कह रहे होंगे कि मैंने भी कहा था कि सर अनुस्वार अंतिम में प्रयोग होते हैं, अनुनासिक अंतिम में प्रयोग कर दिया आपने। क्यों? इसे जब उच्चारित करेंगे तो इसका देखो आवाज कहां से आ रही है, दिनांक यानी का से पहले आ रही है। लेकिन अनुस्वार का जैसे प्रयोग करते हैं रामम, श्यामम, ठीक है, मोहनम, यानी जो भी वर्ड में अंतिम में जो मकार आए, अनुस्वार की आवाज आए, उसे हम अनुस्वार कहेंगे। ठीक है, यानी जो पंचम वर्ण है, जैसा हमारे कैसे हैं अनुनासिक वर्ण, इनकी कौन सी संज्ञा होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ जब देखा जाए तो नोट पॉइंट में एक बात समझने वाली है कि अनुनासिक है, कभी आपने देखा होगा अननुनासिक, यहीं पे एक शब्द और आ जाता है फैक्ट में, इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके आगे नोट करना जो मैं करा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आपने शब्द सुना होगा अननुनासिक क्या होता है सर, निरनुनासिक क्या होता है? समस्या तो है, जिसने नहीं सुना उसके लिए तो समस्या भी है। यानी अनुनासिक, अभी क्या था? अनुनासिक, देख रहे हो शब्द का अंतर है, केवल नोट करके डाल लेना। अनुनासिक यानी एक वर्ड क्या होता है कि अन किसी के आगे लग जाए तो वो नकारात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? नकारात्मक। ठीक है ना? इच्छा, किसी की इच्छा है और उसके आगे अन उपसर्ग लगा दे, क्या हो जाए? अनिच्छा, नकारात्मक हो गया ना। वही प्रकार क्या था? अनुनासिक, तो अनुनासिक के आगे भी हमने अन लगा दिया, अननुनासिक हो गया। क्या हो गया? अननुनासिक। तो यानी ये नासिक से नहीं बोले जाते, इसी को हम निरनुनासिक भी कहीं मिल जाता है, निरनुनासिक। ठीक है, निरनुनासिक। अब आप कहेंगे सर निरनुनासिक क्या? बात वही है, यानी निर और अन ये दोनों उपसर्ग जिसके आगे लग जाए वो नकारात्मक बना देते हैं। और संस्कृत में आपको पता होगा कि निर उपसर्ग जो है ये वैदिक उपसर्ग होता है, वेदों में प्रयोग होता है। यानी हमारे 22 उपसर्ग है, 22 में तो 20 उपसर्ग तो हमारे लौकिक हैं, लेकिन 2 उपसर्ग निर और निस, ये 2 उपसर्ग ऐसे होते हैं जो वैदिक होते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है, पूछ लेता है कभी कभी कि आपकी संस्कृत वर्णमाला में या संस्कृत में वैदिक उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो वैदिक उपसर्गों की संख्या 2 होती है। कौन से होते हैं? निर और निस। जब उपसर्ग पढ़ाएंगे तो आपकी मैं विस्तृत में चर्चा कर दूंगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम अननुनासिक और निरनुनासिक क्या होता है। यानी वे वर्ड जो नासिका से न उच्चारित होते हो वे सभी वर्ड अननुनासिक होते हैं। जैसे आपका का हो गया, खा हो गया,
गा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, टा हो गया। यानी वे सभी वर्ड जो पंचम अक्षर ना हो, ठीक है, वे सभी वर्ड जो पंचम अक्षर ना हो, जो नासिका से ना बोले जाते हैं, वो सभी कैसे अनुनासिक है या निरनुनासिक। क्लियर है ना? यहां से देखिए, नोट करते चलिए, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है इसमें। अब इसकी बारे में परिभाषा आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जितनी आपको सरल लगे। आप कहेंगे तो मैं भी नोट कराऊंगा, कमेंट में बताते रहना। देखिए, आप सभी लोग अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, अपने आप क्रिएट करिए, कैसे बनाएंगे कैसे नहीं। लेकिन यदि आप कहेंगे तो मैं लिखा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि जो भी भाई और मित्र मेरे सहयोगी सहपाठी जो पढ़ रहे हैं ना, वो सभी बहुत ही होशियार और बहुत ही टैलेंटेड हैं। इसलिए खुद प्रयास करिए, जल्दी याद होगा। नहीं, बाकी हम तो हैं ही। ठीक है, अगली हमारी संज्ञा है एक सवर्ण संज्ञा। कौन सी संज्ञा? सवर्ण संज्ञा। भाई राजनीति में मत ले जाना कि सवर्ण क्या होता है, मैं सवर्ण संज्ञा की बात कर रहा हूं। ठीक है, सवर्ण संज्ञा क्या होती है पूछ लेता है सवर्ण संज्ञा। ठीक है, सवर्ण का अर्थ हो रहा है सवर्ण, अलग अलग करके देखेंगे इसका विच्छेद। सवर्ण यानी सवर्ण यानी किसी के समान वर्ण, यानी वे वर्ण जो किससे अपने उच्चारण स्थान से और आभ्यंतर प्रयत्न से परस्पर सवर्णी हो, वे सब क्या होते हैं? सवर्ण वर्ण कहलाते हैं। जैसे इसका सूत्र क्या है देख लीजिए, सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम, तुल्यास्य प्रयत्नम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है ना? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी तुल्य माने समान हो, किसके? यानी तुल्य हो, यानी उच्चारण स्थान में तुल्य हो और प्रयत्न में भी तुल्य हो, वे कैसे वर्ण कहलाते हैं? सवर्णी वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, यहां किसी में सवर्ण या मैं राजनीतिक पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, केवल ये आपकी संज्ञा बता रहा हूं कि सवर्ण संज्ञा कौन सी होती है। सवर्ण संज्ञा आप समझ सकते हैं, जो आपके समान हो उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे इसकी यदि परिभाषा लिखना चाहें तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान एवं उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, क्या हो? समान हो, वे वर्ण या उन वर्णों की, ऐसे लिख लीजिए, उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है, जिन्हें सवर्णी भी कहा जाता है, जिन्हें सवर्णी भी कहा जाता है। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं सवर्ण संज्ञा मतलब सवर्णी वर्ण कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने पढ़ी होगी दीर्घ संधि, पढ़ी नहीं पढ़ी होगी, मैं पढ़ाऊंगा आगे। बाकी यदि आप अपने अपने सामाजिक व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके देखें तो सवर्णी कौन होता है? यानी जिसका गोत्र जाति सब समान हो वो सवर्णी होगा, या फिर एक कोई गांव का हो तो वो भी सवर्णी। यानी आप कहीं विदेश में चले गए तो आप भारतीय हैं तो सवर्णी हैं। आप भारत में ही किसी दूसरे स्टेट राज्य में चले गए, यानी आंध्र प्रदेश में चले गए और आप उत्तर प्रदेश के 2 मित्र हैं, उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्ति मिल गए तो वे सवर्णी हैं, क्योंकि दूसरे राज्य में जाकर। यदि कोई उत्तर प्रदेश में ही किसी दूसरे जिले में जाकर के मिल जाते हैं, एक ही जिले के 2 व्यक्ति, तो वो सवर्णी है। ठीक है ना? सवर्णी का मतलब समझ रहे हैं, यानी जिसका समान वर्ण हो। लेकिन वर्णों में जब देखते हैं तो जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो। उच्चारण स्थान हम आपको बता चुके हैं, उच्चारण स्थान यानी कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, और कौन सा होता है आगे बोलिए? कंठ, तालु, मूर्धा और दंत्य और ओष्ठ।
यानी जिनका उच्चारण स्थान ये कंठ तालु ये सेम हो और उनके अभ्यंतर प्रयत्न भी समान हो, तो वे कैसे वर्ड कहलाते हैं? सवर्णी वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल में हम देख लें, जैसे आ देखो सवर्णी वर्ड है, उच्चारण स्थान देखिए कंठ है इन दोनों का, सवर्णी है। ई सवर्णी है, उ सवर्णी है। ठीक है, यहीं पर यदि हम दिख रहा है, सही है। अब यहीं पर यदि हम देख लें, जैसे हम देख लें विद्यालय, जैसे देख लेते हैं, क्या विद्यालय, एक संधि बनाते हैं विद्याधन आलय। जब विद्यालय हमने किया तो विद्या में विद्या हमने धा हलंत कर दिया और क्या बचा? इसमें आ बचा और इधर आ। तो देखिए ये दोनों सवर्णी हैं। कैसे सवर्णी हैं? तो इसलिए इनकी क्या होगी संज्ञा? सवर्ण संज्ञा, यानी सवर्ण विद्यालय। ठीक है, उसी प्रकार जैसे जैसे हरिधन ईश, मैं इधर साफ कर दूं, नोट कर लेना ये लोग। जैसे हमने देख लिया हरि धन ईश। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जब भी हम संधि या विच्छेद करते हैं तो दोनों वर्णों का सार्थक अर्थ होना चाहिए। अर्थ होगा तभी हम उसकी संधि कर पाएंगे, लेकिन सार्थक नहीं है, कोई वैसे ही आपने ला के उठा से रख दिया तो वो संधि वर्ण नहीं माना जाए। जैसे यहाँ हरि है, हरि का अर्थ होता है भगवान, प्रभु, ईश्वर, विष्णु। ठीक है, ईश का भी वही मतलब होता है। तो यानी हरि धन ईश बराबर, इसमें भी देखिए आपकी छोटी ही है, इधर भी देखिए आपकी ह्रस्व और दीर्घ ही है, तो दीर्घ और ह्रस्व मिलकर क्या बन जाती है? दीर्घ, यानी सवर्णी है, इसलिए यानी ये दोनों सवर्णी है। अभ्यंतर प्रयत्न भी इनका समान है, उच्चारण स्थान भी इनका समान है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? हरीश। ठीक है, इसी प्रकार देख लेते हैं हम भानुधन उदय। भानुधन उदय, तो देखिए भानु में ऊ है, इधर भी ऊ है, ये दोनों सवर्णी हैं, इसलिए क्या हो गया? दीर्घ हो गया। क्या बन जाएगा? भानुदय। ठीक है, ये केवल सवर्ण संज्ञा बताने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी का इसमें यहीं पर एक वार्तिक और आ जाता है सर कि प्रश्न भी आया था कि री ली वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। क्या? री ली वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, उस वार्तिक से यहाँ पर ये आपका मेरा कहना गलत शब्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक कात्यायन जी ने वार्तिक लिख दिया था री और ली सवर्णी करने के लिए, क्योंकि कुछ आवश्यकताएं रही, मूलभूत आवश्यकताएं रही होंगी, जिसके लिए उन्होंने क्या री और ली। आपको पता होगा कि जो ल स्वर होता है इसका दीर्घ नहीं होता। क्या? इसका दीर्घ नहीं होता, ये ह्रस्व रहता है। लेकिन जब दीर्घ हमें करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम क्या करते हैं? तो वहां पर री को उठा के रख लेते हैं। क्या? री को, ऋषि वाली री को, तब इसका दीर्घ बन जाता है। तो यहाँ पर एक वार्तिक लिखा था, किसने वार्तिक किसने लिखे हैं? कात्यायन महोदय जी ने। तो री ली वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। ठीक है, ये एक वार्तिक लिख दिया था कात्यायन महोदय जी ने। आपको पता होगा कि वार्तिक किसने लिखे? कात्यायन महोदय जी ने लिखे। उन्होंने कहा था कि री और ल ये दोनों वर्ड सवर्णी माने जाएं। क्या? सवर्णी माने जाएं, लेकिन इनका ये अपवाद है यहाँ पर, इसलिए वार्तिक लिखा। क्योंकि री का उच्चारण स्थान आपको पता होगा, री टू ऋषाणाम मूर्धा और ल टू लसानाम दंतः, यानी इसका मूर्धा इसका दंता है। आप देखेंगे तो इसका कोई सवर्ण नहीं बनता, लेकिन सिर्फ ये वार्तिक से ये सवर्णी हो जाता है। और यही प्रश्न आपका 2019 का यूपी टेट में पूछा गया था कि री के र के कितने भेद होते हैं, तो वहां पर आपको ऑप्शन में 30 था। क्या? 30 लगाना था, क्योंकि मैंने बताया हूं कि री के 18 भेद और र के कितने भेद? 12 भेद। ये दोनों सवर्णी हैं, इसलिए इन दोनों को इकट्ठा करके पूछ लेता है कि री और ली के कितने भेद होते हैं? 30 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने आपकी देखी अनुनासिक संज्ञा और सवर्ण संज्ञा की चर्चा कर ली है। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और कैसी लगी क्लास आपको ये भी हमें बता सकते हैं। और क्लास को अंत तक जरूर देखा करें, आपको ये बहुत ही फायदा देने वाली है आगे चल के।
और यहाँ से अपना नोट्स, एक प्रॉपर नोट्स बना लेना, इससे प्रश्न कभी बाहर नहीं जाएगा, मैं ये बता रहा हूँ। मैं आपको हर वो चीज़ देने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपको एक पेड 10-10 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये दे करके आपको जो मिलता है वो फ्री क्लास में देता हूँ यूट्यूब पे माध्यम से सभी लोग, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन से गुजरा हूँ, निकला हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे एक ग्रामीण विद्यार्थी उसे कैसे ये शिक्षा मिल पाती है। ठीक है, तो बस मेरा इतना ही कहना है कि आप लोग बने रहिए और क्लास को कंटिन्यू लगा देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे ही क्लासों को पाने के लिए। ठीक है, और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एवीएच कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और उत्सव को बहुत धूमधाम से और अच्छे से मनाइए और कम से कम रंगों का यूज करिए अधिक और जो है गुलाल का प्रयोग कर सकते हैं। मैं केवल आपको ये सलाह दे रहा हूँ, ना कि बाध्य कर रहा हूँ। फिर आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, संविधान में आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, बाकी चैनल कुछ समझ में आ रहा हो, हमारी टीम की मेहनत यदि आपको लग रही है कि हाँ वाकई में मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।